नमस्कार। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब वोटिंग का अंतिम क्षण दिल्ली के विधानसभा चुनाव में है और कुछ ही वक्त में एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे। वोटिंग परसेंटेज भी चुनाव आयोग बता देगा, लेकिन जो बातें निकल कर के आ रही है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनावी मैदान में बाजी मारने में चूकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और हम इस विषय पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और दिल्ली के जानकार अमित कुमार से। अमित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मनीष जी। अमित जी, बहुत वायरल हुआ है हर्ष मल्होत्रा, जो कि मदन लाल खुराना के हर्ष मल्होत्रा मैंने बोल दिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। खुराना हर्ष खुराना जो है बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं विधानसभा चुनाव में, और दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे भी हैं। बहुत ही वायरल हो रखा है ऑडियो और वीडियो, और उसमें जिस तरह की बातें करी गई हैं उससे तो ये अमित जी समझ में आता है कि दिल्ली भाजपा चुनाव हार चुकी है। मनीष जी, वो हरीश खुराना है, तो नाम तो हम लोग करेक्ट कर लें। वो हरीश खुराना है और मोती नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और दूसरा, जो ऑडियो में और जो आवाज है उसकी तो हम लोग पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो सच है तो वो बीजेपी के अंदर एक इंटरनल इनफाइटिंग को तो दिखला ही रहा है। और मनीष जी, ये तो मानना पड़ेगा, आखिर कुछ तो वजह है कि पिछले 27 वर्षों में कभी भी बीजेपी दिल्ली में वापसी नहीं करी है। तो ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लगातार से ऐसा माना जाता है कि दिल्ली बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कभी ना इनको अच्छा लीडरशिप मिला। और यही वजह है कि दिल्ली बीजेपी किसी सीएम चेहरे को भी ज्यादातर मामले में कभी इन्होंने एडवांस में कभी घोषणा नहीं किया। एक आध बार आए, जैसे अगर किरण बेदी जैसा कुछ नाम आया, तो वो कभी बीजेपी की कार्यकर्ता नहीं थी, बाहर से जिसको हम लोग बोलते हैं पैरासूट लॉन्च हुआ। तो और एक एक आध बार डॉक्टर हर्षवर्धन हम लोग जानते हैं, 2013 में वो चेहरा थे बीजेपी के। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि दिल्ली बीजेपी के अंदर इनफाइटिंग्स है, कैंप्स है। अध्यक्ष जो भी होता है उसके साथ भी जब टीम बनता है तो जो पहले वाली टीम है उनका, उसमें आप देखेंगे कि उनका अंदर में जो तारतम्य जिसको बोलते हैं कि बहुत अच्छा नहीं दिखता रहता है। तो ये तो प्रॉब्लम है। और मैं जो है इस, अगर ऑडियो को सही, अगर ये सही भी ऑडियो है और किसी तरह का इसमें हेरा फेरी नहीं है, तो मैं मानता हूं कि ये दिल्ली बीजेपी के अंदर इन फाइटिंग को ही एक साबित कर रहा है। मनीष जी। इस अमित जी, इस ऑडियो वीडियो के आने से पहले भी तथाकथित ऑडियो वीडियो हम बोलते हैं क्योंकि प्रामाणिकता हम उसकी अपनी तरफ से हम पुष्टि नहीं करते हैं। इसके आने के पहले भी जो हमारी बातचीत हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में, जब हमने उनसे पूछा कि अगर मान लीजिए कि चुनाव आप हारते हैं तो दो कारण आपके हिसाब से क्या हो सकता है, तब उन्होंने, ये मैं एक हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं, कि उन्होंने पहला कारण जो बताया था वो बताया था इनफाइटिंग। तो दिल्ली बीजेपी में जो भीतरघात है, अंदरूनी जो लड़ाई है, ये कोई नई बात तो है नहीं अमित जी। फिर भी इस चुनाव के तैयारी में करीबन 6 महीने का इन्होंने बहुत मशक्कत करा, बहुत तैयारी भी करा, तो अंदरूनी लड़ाई ये खत्म क्यों नहीं कर पाते हैं? मनीष जी, देखिए, महत्वाकांक्षा एक बहुत बड़ा कारण है। जब किसी भी पार्टी के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई होती है उसमें महत्वाकांक्षा बहुत बड़ा कारण होता है। बहुत सारे कैंप्स हो जाते हैं, हर कार्यकर्ताओं का एक्सपेक्टेशन होता है कुछ ना कुछ पद को लेकर और टिकट को लेकर। तो अगर अब जो अध्यक्ष होता है उसका ही चलती होता है। और हालांकि इस बार माना जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी का टिकट जो है रिलेटिवली अच्छा बटा है, ऐसा लोग बीजेपी के कार्यकर्ता भी बताते हैं। लेकिन मनीष जी, जैसे आप देखिएगा तो दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी टिकट के रेस में थे। तो अब किस लेवल पे लॉबिंग हो रहा होगा, अब आप समझिए। तो कहीं ना कहीं, लेकिन जो केंद्रीय बीजेपी और उनका जो नेतृत्व है, वो इस बार कोशिश उसकी यही रही है कि न्यूट्रल टिकट दिया जाए और विनेबिलिटी के बेसिस पर दिया जाए। और बहुतेक मामलों में वो लोकल्स रिकमेंडेशंस को दरकिनार करके टिकट दिए हैं। और तो ये सच है मनीष जी कि दिल्ली बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा इनफाइटिंग्स है। और अगर बीजेपी का परिणाम, अगर फिर वापसी सत्ता में 27 साल के बाद नहीं करती है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होगा। वोटर्स तो होते ही हैं फाइनली, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। बाहर से दिखता रहता है कि सब कुछ अच्छा है, सब नेता एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अंदर भीतरघात
का खतरा बना हमें रहता है अगर इनफाइटिंग होगा तो। मनीष जी। अमित जी, ये जो बीजेपी की जो जैसे पार्टी का जो ये होता है नेशनल ऑफिस बेयरर्स, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे जेपी नड्डा की अपनी एक टीम है, चूंकि जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं तो उनके महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो ये सब मिलाकर के एक टीम, राष्ट्रीय टीम बनती है बीजेपी की। उसी तरह से अगर हम दिल्ली बीजेपी में उनकी टीम को देखें, अध्यक्ष, महासचिव और उपाध्यक्ष और इन तमाम सचिव लोगों का, तो लोकसभा में कम से कम ऐसे इनमें से 4 चुनाव लड़ रहे थे। हर्ष मल्होत्रा जो मंत्री बन गए, सुषमा स्वराज की बेटी, वो भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की इकाई के एक सदस्य हैं और पदाधिकारी हैं। आपके जो मनोज तिवारी हैं वो भी हैं वहां पर। तो इस तरह से 4 ऐसे लोग चुनाव लड़े लोकसभा के, और विधानसभा में बताते हैं कि करीबन 8 लड़ रहे हैं उनके टीम से। तो जो नहीं लड़ पाए और जो उनके टीम में हैं, उन्हें तो मतलब ये होता होगा ना कि ये लड़ रहा है, हमारी टीम में था लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। तो ये तो भितरघात देखिए तो ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये बिल्कुल होता है, बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन ये हर पार्टी में है तो ये नल एंड वाइड हो जाता है, जनरली ऐसा माना जाता है। लेकिन आज के दिन में क्या है कि कांग्रेस के टिकट लेने वाले लोगों की कांग्रेस में कमी है। अगर दूसरे पार्टी से साथ तुलना करेंगे तो कांग्रेस में जबरदस्ती जिसको बोला जाता है 20 एक बड़े बड़े लोगों को तो जबरन राहुल गांधी फोन कर करके लड़वाने के लिए, उनके पास कोई ऑप्शन दिया ही नहीं कि आपको लड़ना ही है, मतलब जो भी हो आपको मैदान में उतरना होगा। तो कांग्रेस की स्थिति आज दूसरी है दिल्ली के केस में। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो हाँ, हर सीट से 2 4 5 लोग तो दावेदार थे मनीष जी। उसमें इसीलिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है जिसमें राज्य के अध्यक्ष के, जो दिल्ली इकाई का अध्यक्ष होता है वो भी होते हैं, और कई लोग उसमें मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर हम लोग जानते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, खुद अमित शाह, नरेंद्र मोदी और कई सीनियर नेता उसमें मेंबर हैं। तो उसमें ये फाइनली चुनाव और ये पता चलता है कि किस कैंडिडेट को टिकट मिल रहा है, फाइनल वहीं से होता है। लेकिन जी, रिकमेंडेशन आपका नीचे दिल्ली यूनिट ही करती है, तो उसमें और हालांकि सर्वे एक बहुत बड़ा आधार है, जो केंद्रीय पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके तरफ से भी सर्वे होता है हर विधानसभा क्षेत्रों में, और कई बार होता है और लगातार होता रहता है, तो वो एक आधार है। लेकिन उसके बाद भी कई बार सर्वे में जो कैंडिडेट आपको बहुत अच्छा दिखता रहेगा या जिसका रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा है, उसके बाद भी उसको टिकट नहीं मिलता है, ऐसा भी देखने में आया है मनीष जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा, बिल्कुल। और हम दर्शकों से बार-बार निवेदन करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम अंदरूनी बातें बताते हैं इस जो कि आपको कहीं और ज़्यादा नहीं मिलेगा, और आप अंत तक बने रहें। हम कुछ ऐसे आपके साथ बात साझा करेंगे जो आपको टीवी चैनल पे और कहीं पे दिखाई नहीं पड़ेगा। अमित जी, मैं एक वाकया बताता हूँ आपको। मैं कहीं बैठा हुआ था एक बीजेपी के नेता के सामने, और एक टिकटार्थी जो टिकट का दावेदार था एक विधानसभा से, वो आया। और जब वो टिकटार्थी उस बड़े शीर्ष के नेता से अपनी बात की दलील कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब तो टिकट तय हो चुका है, अब तो आपकी गुंजाइश नहीं है। तो जो 4-5 नाम जो संभावित थे, उनका नाम जब लिया गया तो जो टिकटार्थी था उसने काफ़ी बुराइयाँ करी, ये लड़ेगा तो हारना तो पक्का है, वो लड़ेगा तो हारना तो पक्का ही है। तो ये देखा जाता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षा जो है इनके ज़िला स्तर पर तो निश्चित रूप से है ही। लेकिन अगर किसी एक को टिकट दे दिया, तब ऐसा नहीं हो पाता है कि सभी लोग जो टिकटार्थी थे, वो उसके पीछे लग करके उसका समर्थन करें। तो अमित जी, कहीं न कहीं दिल्ली बीजेपी का जो हमने देखा है, जो स्वभाव भी है कि जब डॉक्टर हर्षवर्धन अध्यक्ष हुआ करते थे, तब हालात ये थी कि 1/3 जो दिल्ली बीजेपी की इकाई थी वो सुषमा स्वराज के साथ था, 1/3 अरुण जेटली के साथ था, बाकी कुछ बचे जो हैं इधर-उधर, विजय कुमार मल्होत्रा तो और कुछ नेताओं के साथ बटे हुए थे, विजय गोयल, तो इस तरह से बटे रहते हैं। तो ये जो सत्रप वाला जो राजनीति है बीजेपी का दिल्ली के अंदर में, ये कोई नया नहीं है अमित जी, ये बहुत पुराना है। और नहीं बीजेपी अभी बिल्कुल, तक इससे निकल नहीं पाया। नहीं बहुत पुराना है, लगातार से चलता रहा है, और ये हर राज्य में होता है कमोवेश मनीष जी। लेकिन क्या होता है, यही अध्यक्ष का काम है, अगर लीडरशिप क्वालिटी यही है कि आप सबको साथ लेकर कैसे चलते हैं। अगर पिछला जब इससे इससे पहले जैसे मान लिया आदेश गुप्ता जब अध्यक्ष थे,
तो उनकी टीम में जो पदाधिकारी थे, अगर आज आप तुलना करेंगे तो कितने लोग रिपीट हुए हैं, तो जो बचे हुए वो क्या कर रहे हैं आज के दिन में। तो ये बहुत होता क्या है कि कार्यकर्ताओं के साथ भी बहुत मुश्किल है। जब होता क्या है कि वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता को कोई जो अध्यक्ष बना वो अगर एक किसी पद की जिम्मेवारी दे देता है, तो जो बाद में जो अध्यक्ष आता है वो मान लेता है कि ये जो है उसका आदमी है, तो उसको जिम्मेवारी नहीं दिया जाएगा। तो लड़ाई यहां से शुरू होता है मनीष जी। और हालांकि पार्टी को हर लोगों को उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से काम लेना, ये पार्टी की खासियत होनी चाहिए, और हर टीम में हर लोगों का से होना बहुत जरूरी है। और उनको उसके कद के हिसाब से और उसके मेहनत के हिसाब से लगातार उनका प्रमोशन होते रहना चाहिए कि कितना समय देता है, कितना इफेक्टिव है, क्या इसका स्ट्रेंथ है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जो आपका जी हजूरी करता है, जो आपका आगे पीछे परिक्रमा करता है, उसी को मौका देता है नेता, जो उसको लगता है कि ये मेरा जो है साथ कभी नहीं छोड़ेगा, मेरे साथ ही रहेगा और मेरा कहना मानेगा। यसमैन चाहिए होता है बेसिकली मनीष जी, ये प्रॉब्लम होता है। तो लेकिन क्या होता है कि जब बड़ा चुनाव होता है, इस तरह का विधानसभा चुनाव, तो ज्यादातर कमोवेश हर जगह ये मसला विधानसभा स्तर पर सुलझा लिया जाता है। जो 1 महीने का जो वक्त होता है, आपको पता है टिकटार्थी का जब नाम का घोषणा हो जाने के बाद, तो 2 4 5 दिन के अंदर जनरली क्या होता है कि केंद्रीय टीम के साथ साथ लोकल स्तर पर भी, और जो जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य स्तरीय टीम के लोग आकर सबको उसका जो इसका नेगेटिव असर नहीं पड़े तो सबको मना लेते हैं किसी न किसी तरह से। और कहीं कहीं लेकिन होता क्या है कि दिखलाने के लिए मान लिया जाता है, लेकिन अंदर अंदर भीतरघात होता रहता है। तो इस वीडियो से कुछ भीतरघात का ही जो है बू आ रहा है, और हरीश खुराना को ऐसा लग रहा है कि पार्टी के कुछ नेता जो है उनको धोखा दे रहे हैं मनीष जी। मैंने तो ये भी सुना है कि कई सारे इनके लोग आपस में ही हरवाने का इंतजाम में लगे हुए हैं अमित जी। अमित शाह पूरे दिल्ली के चुनाव जो प्रचार है, कैंपेन है, उसके रणनीतिकार भी वही हैं। उन्होंने ही कमान संभाल के रखा हुआ है और बताते हैं कि अमित शाह जब नेतृत्व लेते हैं किसी भी चुनाव का तो इस तरह की चीजें जो है वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन हाँ, झारखंड में भी हमने ये कारण बहुत बड़ा माना था वहां के चुनाव की हार में। लेकिन दिल्ली में भी वही झारखंड वाली बात रिपीट हो रही है कि भीतरघात बहुत ज्यादा है बीजेपी के अंदर में। अमित जी, कई सारे बीजेपी के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं वो भी चुनाव के मैदान में हैं। विजेंद्र गुप्ता हो गए, सतीश उपाध्याय हो गए, बहुत सारे लोग हैं। और तो कहीं ना कहीं इनकी जो है, जो वर्तमान में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, कोई टीम, एक टीम सी लगती नहीं है दिल्ली बीजेपी। जैसे अरविंद केजरीवाल की एक टीम है, तो टीम केजरीवाल के अंदर सब चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक कोई लगता नहीं है कि वहां पर कोई बेतरगात है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली बीजेपी में तो बहुत ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं। नहीं, सही है मनीष जी। देखिए वहां सबसे सीनियर मोस्ट नेता है अरविंद केजरीवाल। वहां अरविंद केजरीवाल पार्टी के, जो आम आदमी पार्टी के अंदर कोई भी नेता अरविंद केजरीवाल से बड़ा नहीं है। जैसे अगर बीजेपी की बात करें तो केंद्रीय स्तर पर ऐसा मान लेना कोई गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी से बड़ा कद का नेता कोई नहीं है, चाहे कोई पहले किसी भी पद पे रहा हो। भले जैसे नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष थे, सब हम लोग को पता है, राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे, लेकिन आज के दिन में सब लोग नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानता है, और कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि नरेंद्र मोदी से मैं बड़ा हूं, या वो जो बात होती है, भाव होती है। लेकिन दिल्ली बीजेपी के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो पीछे के जितने भी अध्यक्ष हैं वो अंदर ही अंदर अपने आप को सीनियर मानते रहते हैं मनीष जी। और ये ऐसे ऐसे पोजीशन, जैसे ये क्रिकेट टीम में भी अगर आप देखिएगा तो कभी कभी आप जो आपको याद कीजिए सौरभ गांगुली का टीम और सचिन तेंदुलकर का टीम। जब सचिन तेंदुलकर कैप्टन रहने के बाद फिर जब दूसरा कैप्टन हुआ तो उस टीम में अगर सचिन तेंदुलकर खुद है तो उसको वैसा वैसा दिग्गज अगर क्रिकेटर है तो उस कैप्टन के लिए बहुत हार्ड होता है। अगर वो चाहे भी कि मैं आज ओपनिंग नहीं दूंगा सचिन तेंदुलकर को, तो वो उसके चाहने से कुछ नहीं होता है। उस टीम में ठीक है आप कैप्टन हो, लेकिन चलेगा वही जो टीम के खिलाड़ी चाहेंगे। तो ये यही एग्जैक्ट यही सिचुएशन दिल्ली बीजेपी की है मनीष जी। तो अगर मान लीजिए कि दिल्ली में जो चुनाव का नतीजा आता है 8 फरवरी को, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि बीजेपी 20-20 के आसपास सिमट जाए, मान लेते हैं कि 20 से 25 के बीच सिमट जाए बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लगभग 45 सीट के आसपास आम आदमी पार्टी को आए,
तो बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण आपके अनुसार क्या होगा? नहीं, ये भी एक एक कारण तो देखो, भीतरघात तो है ही। जब आपका घर ही संतुलित नहीं है और आपके घर के अंदर अगर भीतरी लड़ाई हो और खास करके वो जगजाहिर हो जाए, इस तरह का रिकॉर्डिंग सामने आ जाए, तो खुलकर इस पर बात बिल्कुल होगी। और अब आपको पता है कि अभी हर राज्य में और बीजेपी का पूरा केंद्रीय स्तर पर पूरा संगठन का चुनाव चल रहा है लगातार। हर राज्यों में अध्यक्ष चुना जाना है। ये मंडल स्तर से चल रहा है, बूथ लेवल से चल रहा है, सब ये काम चल रहा है। बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये मामला जाएगा। तो आप मान के चलिए, अगर इस तरह का भीतरघात होगा तो अभी जैसा केंद्रीय नेतृत्व है, तो कार्रवाई तो बहुत कड़ा होगी। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये जो बड़े बड़े नेता हैं कि हाशिए पर कर दिए जाएंगे। मैंने इसी, चूंकि ये बिल्कुल आपने सही बीजेपी का कहा केंद्रीय टीम जो जी। है, इसको बहुत प्रेस्टीज का इशू, दिल्ली की लड़ाई को बहुत प्रेस्टीज का इशू मान रहा है। अगर ये कारण सामने आएगा कि संगठन का आपसी मतभेद भी एक कारण रहा है दिल्ली में बीजेपी की हार का, तब तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी मनीष जी। लेकिन मौका चूक जाएंगे और 5 साल के बाद ही एक नया मौका आएगा अमित जी, 2030 में आएगा दिल्ली का विधानसभा चुनाव दोबारा, और 5 साल के लिए। हालांकि 5 साल में भी राजनीति में आप किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी की, मेरा ऐसा समझना है कि अगर 50 से कम सीटें आती हैं आम आदमी पार्टी की, तो मैं नहीं समझता हूं कि दिल्ली में कोई अस्थिर सरकार होने वाली है। ये मेरा मानना है। लेकिन इस विषय के ऊपर हम आज छेड़ेंगे नहीं, हम इसके ऊपर बाद में एक विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या दिल्ली में एक स्थिर सरकार बनेगी अगर आम आदमी पार्टी का या किसी भी पार्टी का 50 से सीटें कम होती हैं तो। किसी और पार्टी का नहीं, बीजेपी का नहीं। अगर बीजेपी का 40 प्लस हो जाता है तो स्थिर सरकार रहेगी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का 50 से 45 से कम सीटें होंगी तो क्या वो अस्थिर सरकार होंगी, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। इस विषय के बारे में आपके जो विचार हैं वो हमें लिख करके जरूर बताएं, और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें। और अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी।